हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पार्ट 7 करने जा रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने वीबीटी के बारे में पढ़ा था और वीबीटी के काफ़ी एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस किए थे। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये एग्जांपल देखिए, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, हाइब्रिडेशन निकालनी है, ज्योमेट्री बतानी है और मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है। और आपको कंपाउंड दे रखा है मैग्नीज CN6-3। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 25। तो 3D 4S मैंने आपको बताया था, जो एटॉमिक नंबर होता है 30 तक जो होते हैं उनको हम आगे पीछे कर सकते हैं। 5 पहले लिख देंगे, 2 बाद में लिख देंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +3। तो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कराने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन तो 4S से चला जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से चला जाएगा, 3D से रिमूव कर देंगे तो D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 4। तो अब जो जनरली तौर पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे वो ये ऊपर वाली लिखेंगे, 3D के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन, 4S खाली रहेगा और 4P भी आपका खाली रहेगा। अब ये देखना है कि जो हम एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेंगे उससे पहले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर पेयर अप करने हैं या नहीं करने। अगर गिवन केस के अंदर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं तो आपको पेयरिंग करनी है, और अगर वीक फील्ड लिगेंड्स है तो पेयरिंग नहीं करनी। मैंने आपको बताया था कि स्पेक्ट्रोकेम की सीरीज से हमें पता चलता है कि कौन वीक फील्ड लिगेंड्स है और कौन आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है। बट उसके बाद हमने एक ट्रिक भी देखी थी, अगर ऐसा लिगेंड जिसके अंदर दोनों एटम कार्बन नाइट्रोजन है तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होगा, और अगर ऑक्सीजन और हेलोजन है तो वीक फील्ड लिगेंड्स होगा। तो CN कैसा लिगेंड्स है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है। तो इंटरमिक्स करने से पहले हम क्या करेंगे, पेयरिंग कर देंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर करेंगे तो कैसे हो जाएगा, नीचे जो हमने दिखा रखे हैं पेयरिंग 3D के अंदर इस तरह से पेयरिंग कर देंगे। अब आपको कितने एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए, जितने इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा इसका 6। सभी को निकालना आ गया होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, नहीं है तो पीछे वाली वीडियो देख लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए। और अब हमें 6 चाहिए, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। 2 D के होंगे, 1 S का होगा और 3 P के होंगे। तो हाइब्रिडेशन क्या बन जाएगी इसकी, D2sp3। हाइब्रिडेशन कौन सी हो जाएगी, D2sp3। और जब D2sp3 होगी तो आपके पास ये कैसा ज्योमेट्री बनेगा, इसका ऑक्टाहेड्रल बनेगा। कौन सी ज्योमेट्री बनेगी इसकी, ऑक्टाहेड्रल। मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो एक कौन सी नेचर का होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। कौन से नेचर का होगा, पैरामैग्नेटिक। अब D पहले आया है तो ये कौन सा होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन लो होगी या हाई होगी, तो ये कौन सा होगा पास, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। आप कोऑर्डिनेशन नंबर, हाइब्रिडेशन, ज्योमेट्री, मैग्नेटिक बिहेवियर, इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन है, हाई स्पिन है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, हमने इसका अगर मैग्नेटिक मोमेंट भी निकालना हो तो ये भी कल डिस्कस कर चुके हैं। एक फॉर्मूला आता है √n × n+2, वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। पीछे वाले के अंदर 2 थे तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 2 × 2 + 2। तो कितना बन जाएगा, 2 × 4 √8। इस तरह से करना है। आप देख लीजिए पीछे वाले में हमारे पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 ही नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, √8 है। नेक्स्ट, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स NiCO4। इसके अंदर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, शायद कल भी डिस्कस कर चुके हैं इस एग्जाम्पल के बारे में। तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाएगा क्योंकि n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0 है। तो एक बार ट्राई कर लीजिए, कोई दिक्कत आती है तो दोबारा से डिस्कस कर लीजिए। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ FeH2O6। Fe के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे +2 और इसके D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे 6। अब पेयरिंग नहीं करनी है। पेयरिंग क्यों नहीं करनी है, क्योंकि H2O लिगेंड्स है और H2O के अंदर डोनर एटम ऑक्सीजन है। अगर ऑक्सीजन डोनर एटम हो तो वो वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे,
4। हमारे पास जो फॉर्मूला था n इंटू एन प्लस टू, उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो 4 × 4 + 2, तो क्या हो जाएगा 4 × 6, तो आपका आंसर आ जाएगा √24 इज द मैग्नेटिक मोमेंट। तो बिल्कुल आसान सा है, इस तरह से आप मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। अब हम इस चैप्टर की लास्ट थ्योरी, और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरी बोली जाती है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। 3 थ्योरी पढ़ी है हमने, वार्नर थ्योरी, वीबीटी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तीनों थ्योरी हमारे पास इम्पोर्टेंट है इसमें। अगर हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बात करें तो पहले तो ये जान लेते हैं कि ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का जन्म क्यों हुआ। तो ज़रूर आपके पास जो हमने वीबीटी पढ़ी थी उसके कुछ न कुछ क्या रही है हमारे पास है, कमियां रही है, लिमिटेशंस रही है। तो पहले तो हम लिमिटेशंस देख लेते हैं कि उनकी क्या क्या लिमिटेशंस है। तो पहली कमी क्या है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन वाई पेयरिंग अकर्स इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स एंड नो पेयरिंग इन वीक फील्ड लिगेंड्स। मैंने आपको बताया था कल भी जब एग्जाम्पल किए थे कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स आता है तो इंटरमिक्स और ओवरलैपिंग करवाने से पहले आपको जो इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर उनकी पेयरिंग करवानी, और वीक फील्ड लिगेंड्स है तो कोई पेयरिंग नहीं करवानी। बट इन्होंने ये नहीं बताया कि ऐसा क्यों करते। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द कलर ऑफ कंपाउंड। अब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनका कलर कैसा होगा, उनके बारे में किसी प्रकार कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द ऑर्डर ऑफ लिगेंड्स इन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यानी वही बात आ गई, ये भी नहीं बताता कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होगा और कौन सा लिगेंड्स आपको वीक फील्ड लिगेंड्स होगा। ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो अरेंजिंग थी इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से, वो भी ये एक्सप्लेन नहीं करता। तो ये कुछ कमियाँ थी जो CFT ने रिमूव की। CFT की भी कमियाँ रहेगी, बट हमारे सिलेबस में CFT तक ही है। तो CFT के कुछ पोस्टुलेट देख लेते हैं। इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। CFT का ये मानना है कि जो मेटल और लिगेंड्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता, वो आयनिक बॉन्ड होता है। ये सबसे बड़ी बात बोली। मेटल और लिगेंड्स के बीच में जो ये बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड कैसा होता है, आयनिक होता है, ना कि कोऑर्डिनेट होता है। और ये ऐसा क्यों कहा, ये कहता है कि मेटल एज पॉजिटिव चार्ज एंड लिगेंड्स एज नेगेटिव चार्ज। क्योंकि मेटल्स सेंटर मेटल एटम होता है, वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, उस पर चार्ज होता है कैसा, पॉजिटिव, और लिगेंड्स एज ए नेगेटिव चार्ज की तरह काम करता है। अच्छा, लिगेंड्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव क्यों करते हैं, उसको भी जान लेते हैं। लिगेंड्स के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रल है तो उस पर लोन पेयर होगा, और ये लोन पे डोनेट करेगा, और अगर ये लोन पे डोनेट करेगा यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। और जो नेगेटिव लिगेंड्स है उन पे पहले से ही आपके पास नेगेटिव चार्ज है। तो जो मेटल है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, और लिगेंड्स है उस पर नेगेटिव चार्ज है, या फिर न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन हो जाएगी आयन आयन के बीच में, और ये जो इंट्रैक्शन होती है उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सी फोर्स बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका ये मानना है कि आयनिक बॉन्ड बना होता है। आप क्लास +1 में पढ़े थे हमने कि अगर दो आयन के बीच में बॉन्ड बना हो, एक पॉजिटिव केटाइन जिसको हम बोलते हैं और नेगेटिव एनाइन, केटाइन और एनाइन के बीच में जो बॉन्ड बना होता है वो बॉन्ड कैसा होता है, आयनिक। तो M पॉजिटिव हो गया, लिगेंड्स नेगेटिव हो गया, तो ये बॉन्ड कैसा हो गया आपके पास, आयनिक हो गया। CFT कंसीडर बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड्स एज आयनिक बॉन्ड। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यही कंसीडर करती है कि जो मेटल्स और लिगेंड्स के बीच में जो बॉन्ड बना होता है वो कैसा होता है, आयनिक होता है। अब हम ये बात डिस्कस कर लेते हैं कि बॉन्ड बनते कैसे। हाउ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड्स। लिगेंड्स अप्रोच सेंटर मेटल एटम ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्ज। अभी पता है मेटल पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और लिगेंड्स पे कैसा है, नेगेटिव। तो ये जो अपोजिट चार्ज की वजह से लिगेंड्स होता है वो मेटल की तरफ क्या करता है, अप्रोच करता है। CFT कंसिडर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन, ये मैं अभी बता चुका हूँ, बिटवीन लिगेंड्स नेगेटिव चार्ज एंड सेंटर मेटल एटम पॉजिटिव चार्ज। तो अट्रैक्शन कैसी होती है इनके बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है। और लिगेंड्स जो होता है वो अप्रोच करता है सेंटर मेटल एटम को, क्यों करता है, ड्यू टू अपोजिट चार्ज। और हम ये जानते हैं जनरली कि अपोजिट चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। अकॉर्डिंग टू CFT, ligands approach center metal atom. When ligands approach center metal atom, then the repulsion occur between the ligands lone pair and valence electron of center metal atom.
रिपल्सन इज लार्ज सो स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हैपन। अब आप ये मान के चलिए कि आपके पास डी के अंदर 5 ऑर्बिटल थे, और 5 ऑर्बिटल के अंदर पहले से ही कुछ ना कुछ तो आपके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो लिगेंड्स है उसके अंदर भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जब ये लिगेंड्स अप्रोच करेगा सेंटर मेटल एटम को, तो जो सेंटर मेटल एटम के लार्ज सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंटर मेटल एटम, और जो लिगेंड्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में क्या होती है, रिपल्सन होती है। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो रिपल्सन होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, और जब रिपल्सन ज़्यादा होती है तो क्या होता है आपके पास, जो ये ऑर्बिटल्स होते हैं वो टूट जाते हैं, ठीक है ना। रिपल्सन को कैसे मानते हैं हम, जैसे मतलब रिपेल करें एक दूसरे को, मतलब क्या करें, झगड़ा करें। और झगड़ा करते हैं तो हमेशा क्या होता है, ये दो होते हैं पार्ट, दो पार्ट में क्या होता है डिवाइड। जैसे एक घर है, एक घर में दो भाई झगड़ा कर रहे हैं, तो वो क्या होगा आपके पास, दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाएंगे, यानी एक घर के कितने घर बन जाएंगे, दो। तो रिपल्सन होगा जहाँ पे झगड़ा होगा मतलब। तो और ये भी ध्यान रखना, जहाँ रिपल्सन होती है वहाँ पे एनर्जी इंक्रीज होती है, और जहाँ रिपल्सन कम होती है वहाँ एनर्जी इतनी इंक्रीज नहीं होती, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिए, अट्रैक्शन होता है वहाँ एनर्जी रिलीज होगी, और जहाँ पे रिपल्सन होगा वहाँ एनर्जी ज़्यादा होगी, ये बात ध्यान रखना है। एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, जहाँ पे रिपल्सन होगी, ठीक है। तो फिर से सुन लीजिए, जब लिगेंड्स अप्रोच करता है सेंटर एटम को तो एक रिपल्सन होती है, किस किस के बीच में रिपल्सन होती है, अब आप याद हो गया होगा, लिगेंड्स के जो लोन पेयर हैं उनके बीच में, और सेंटर मेटल एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में होती है। और ये रिपल्सन बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण जो आपके पास डी ऑर्बिटल्स होते हैं, अब 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, डी जेड स्क्र, ये टूट जाते हैं। कैसे टूट जाते हैं अभी देखते हैं। ये देखिए आपके पास अकॉर्डिंग टू वीबीटी 5 ऑर्बिटल्स आर ऑफ सेम एनर्जी। पहला डी एक्स वाई, दूसरा डी वाई जेड है, डी जेड एक्स है, डी एक्स के माइनस वाई स्क्र, डी जेड स्क्र, सॉरी। इन 5 ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। और जब एनर्जी इक्वल होती है उन्हीं को हम बोलते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स आर ऑन द सेम एनर्जी लेवल, इट इज कॉल्ड डी जनरेट ऑर्बिटल। तो आपको ध्यान रखना, डी जनरेट ऑर्बिटल कब बोलते हैं, if the orbitals having the same energy then the orbitals are said to be degenerate orbital। तो ये बात ध्यान रखना, ये पहले होती है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दो मैंने यहाँ पे लिखे हुए, ये जो तीन आपके पास ऑर्बिटल है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये बिटवीन द एक्सिस है। और डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और डी जेड स्क्र ये ऑन द एक्सिस है। बिटवीन द एक्सिस क्यों बोला और ऑन द एक्सिस क्यों बोला, आपको पता होगा कि जो डी ऑर्बिटल्स होता है उसकी शेप में 4 लोब्स होते हैं, यानी 2 डम्बल शेप होती है इस तरह से। ये लोब्स डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स में एक्सिस के बीच में लाई करती है, जबकि डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और डी जेड स्क्र में ये क्या करती है, ऑन द एक्सिस लाई करती है। अभी मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, ये देखिए जो लोब्स है वो प्रेजेंट है बिटवीन द एक्सिस, ये एक्स और वाई है, तो ये कौन सा ऑर्बिटल है, डी एक्स वाई। वाई और जेड के बीच में तो ये कौन सा है, डी वाई जेड। और जेड और एक्स के बीच में तो ये कौन सा है, डी जेड एक्स। और ये जो डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और डी जेड स्क्र है, इनमें ये जो लोब्स देखिए बिल्कुल एक्सिस पे लाई कर रही है, यानी इनको बोला जाता है ऑन द एक्सिस, और ये बोला जाता है बिटवीन द एक्सिस। तो जो 5 ऑर्बिटल होते हैं उस 5 डी ऑर्बिटल के अंदर 3 आपके पास जो डी के ऑर्बिटल हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये ऑन द एक्स बिटवीन द एक्सिस बोलेंगे, और डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और डी जेड स्क्र को हम क्या बोलेंगे, ऑन द एक्सिस बोलेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखिए ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ये जो आपके 5 डी ऑर्बिटल है वो इस तरह से 2 पार्ट के अंदर डिवाइड होते हैं। देखिए एक बार 3 पार्ट ऊपर चले जाएंगे, जब 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं तो एक पार्ट की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और एक पार्ट की एनर्जी कम हो जाती है। जो पहले एनर्जी थी उससे एक की एनर्जी बढ़ गई और एक की एनर्जी घट गई, एक पार्ट की। और इसमें क्या होता है कि जो आपके ऑन द एक्सिस वाले वो ऊपर जा सकते हैं और ऑन द एक्सिस वाले वो नीचे भी आ सकते हैं। जैसे ये केस देखिए, इसमें क्या है, एक T2G और EG, ये क्या है हमारे सिलेबस से भी होता है,
हमें चर्चा करने की जरूरत नहीं। आप सीधा ध्यान रख लिए 3 ऑर्बिटल है, 3 इनाम है, T2G 3 लेटर्स है और नीचे 2 है तो इसके लिए हमने 2 ही लेटर यूज किए हैं EG। तो अब आप ध्यान से देखें इसके अंदर जो है वो ऑन द एक्सिस वाले नीचे है, ऑन द एक्सिस वाले ऑर्बिटल कहाँ हैं, नीचे हैं, और बिटवीन द एक्सिस वाले कहाँ हैं, ऊपर हैं। जबकि नीचे देखें तो ऑन द एक्सिस वाले ऊपर हैं और नीचे कौन सा है, बिटवीन द एक्सिस है। ये कैसे बनेंगे अभी चर्चा कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। ये जो एनर्जी लेवल बना है ये किसके लिए बनेगा, ये आपके पास टेट्राहेड्रल के लिए बनेगा, जिनका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगा उनके लिए, और ऑक्टाहेड्रल के लिए ये नीचे वाला बनेगा। ये एनर्जी लेवल है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अच्छा ये बात और बता देता हूँ, ये दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है इस एनर्जी डिफरेंस को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द T2G एंड EG आर नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये जो डिफरेंस है एनर्जी डिफरेंस दोनों पार्ट के बीच में उनको हम CFSC बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अच्छा अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी या ऑक्टाहेड्रल होगी। तो मैं पीछे वाले लेक्चर में बता चुका हूँ कि आपने सिलेबस में केवल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है उनका टेट्राहेड्रल बनेगा और जिनका कोऑर्डिनेशन 6 है उसका ऑक्टाहेड्रल बनेगा। अब आप ये समझ लेते हैं कि कब ऊपर कौन से ऑर्बिटल जाएंगे, ऑन द एक्सिस वाले क्यों जाएंगे, बिटवीन द एक्सिस वाले कब ऊपर जाएंगे, उनको हम क्लियर कर लेते हैं। ये देखिए 2 डायग्राम हैं, पहले में 4 कॉर्नर पे हैं, एक ऊपर है एक नीचे है। ये कौन सा है, ऑक्टाहेड्रल है, समझ गए होंगे। और ये आपके पास कैसा है, टेट्राहेड्रल, ये आप अच्छी तरह से जानते हो। अब देखिए आपको पता है जो स्क्वायर होता है उसके जो डायगोनल होते हैं उनके बीच में एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है, और इसके जो ऊपर होगा वो भी 90 डिग्री होगा। तो अगर मैं ये जो एक एक्सिस मान लूँ, एक एक्सिस ये मान लूँ और एक एक्सिस ये ऊपर वाली मान लूँ, तो इसको हम क्या मान सकते हैं, एक्स, इसको क्या मान सकते हैं वाई, इसको क्या मान सकते हैं जेड, और सभी कैसे होंगे 90 डिग्री। ऐसे ही होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। अब जब लिगेंड्स अप्रोच करेगा, जब आपका ऑक्टाहेड्रल बनाना है, लिगेंड्स अप्रोच करेगा तो रिपल्सन कहाँ पे ज़्यादा होगी, बिटवीन द एक्सिस वाली या ऑन द एक्सिस वाली। तो जब मान लो लिगेंड्स यहाँ आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे लिगेंड्स लगा हुआ है, सेंटर मेटल इलेक्ट्रॉन की तरफ आ रहा है, तो ये एक्सिस पे लगा हुआ है, ये भी एक्सिस पे लगा, ये भी एक्सिस पे, इधर वाले भी एक्सिस पे लगे। इसका मतलब रिपल्सन कहाँ ज़्यादा होगी, उन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की रिपल्सन ज़्यादा होगी जो ऑन द एक्सिस होंगे। और ऑन द एक्सिस कौन से होते हैं, DX² - Y² और DZ²। इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल केस के अंदर उन एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होगी जिनकी लोब्स, तो किसकी एनर्जी इंक्रीज होगी, जो ऑन द एक्सिस, और ऑन द एक्सिस वाले कौन से, DX² - Y² एंड DZ²। तो ऑक्टाहेड्रल केस में DX² - Y² और DZ² ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा होगी, और जो एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी लोब्स एक्सिस के बीच में लाई करिए DXY DYZ DZX, उनकी एनर्जी कम होगी। जबकि टेट्राहेड्रल में देखें तो ये एक एक्सिस होगी, ये एक एक्सिस होगी, तो आपको पता है इसका एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। तो यहाँ पे जो लिगेंड्स अप्रोच कर रहा है वो इन दोनों एक्सिस के बीच में अप्रोच कर रहा है, तो इसका मतलब उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा होगी जिनकी लोब्स बिटवीन द एक्सिस होगी। क्लियर हुई चीज़। वैसे आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा क्यों होती है, आपको याद आसानी से रह जाए इसलिए ये करवाए। तो ये देखिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल है। हमें कैसे पता चलेगा कि ऑक्टाहेड्रल के बनाए, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो आप ऑक्टाहेड्रल के लिए बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो वो लिगेंड्स अप्रोच करेगा ऑन द एक्सिस, तो किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, ऑन द एक्सिस वालों की। क्यों, क्योंकि जब लिगेंड्स ऑन द एक्सिस अप्रोच करेगा
तो ऑन द एक्सिस वालों की रिपल्सन क्या होगी हमारे पास है, ज़्यादा होगी। तो ये डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र डी जेड स्क्र, लॉब्स तो ऑन द एक्सिस है उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, और बिटवीन द एक्सिस है उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। और इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है उनको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एनर्जी। तो ऊपर वाला ईजी रहेगा, नीचे वाला T2G। ये इस तरह से हम ग्राफ भी बना सकते हैं। हम एनर्जी ले लेंगे, जो 5 डी ऑर्बिटल की एनर्जी पहले इक्वल थी उससे एक पार्ट की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी और एक पार्ट की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। टेट्राहेड्रल में ये अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल में लिगेंड्स जो अप्रोच करता है वो बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करता है। बिटवीन द एक्सिस वाले ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा होगी, रिपल्सन ज़्यादा होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी। और ऑन द एक्सिस वाले कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। तो ये आपके पास टेट्राहेड्रल के केस में 3 जो है डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, ये जो हमारे पास है वो ऊपर चले जाएंगे, और जो ऑन द एक्सिस वाले हैं, ऑन द एक्सिस वाले उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए कितना एनर्जी इंक्रीज होगी, इसको बोलते हैं वेरी सेंटर। ठीक है, इससे ये कितना ऊपर गई और कितना कम हुई। अब देखो इतना तो याद रह जाएगा, जो ऊपर बढ़ता है प्लस, नीचे आता है माइनस। कितने थे, 5 थे। 5 में से कितने, ठीक है ना, तो 5 में से कितने, तो हम 5 तो नीचे रख लेंगे, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। अब कितने, 2 ऑर्बिटल हैं ऊपर, तो जो नहीं है वो लगाने, 3 लगा दिए। नीचे कितने, 3 तो 2 लगा दिए, 3/5 2/5। और इन दोनों का करें डेल्टा नोट तो कितना है, 10 DQ। अब आप DQ भी छोड़ दीजिए, DQ आता है, आप हायर क्लासेज में पढ़ोगे, जैसे मैंने T2G और EG का नहीं बताया, वैसे ही इनके बारे में भी आप जब हायर क्लासेज में जाओगे तो स्टडी करोगे। DQ का मतलब होता है डिफरेंशियल ऑफ क्वांटा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, ठीक है। पहले कितने ऑर्बिटल थे, 5। 5 में से कितने डिवाइड होगी, 3 और 2 में डिवाइड होगी। तो 3 कब लिखना है, 2 कब लिखना है, 2 और ऑर्बिटल है उस तरफ 3 लिखना है, 3 है उस तरफ क्या लिखना है, 2। और ऊपर है तो प्लस लिख देंगे, नीचे है तो क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे। ठीक है, अब टेट्राहेड्रल के लिए खुद लिख सकते हो, बहुत आसान है। देखिए फिर से कितने आपके पास, 5, ऊपर 3, तो नहीं ऊपर 2 लिख देंगे, ऊपर वाला तो प्लस ही रहने, नीचे वाला क्या आ जाएगा, माइनस। 2 है तो क्या लिख देंगे, 3। ठीक है, छोटा सा नंबर आ जाता है। अभी डिस्कस करता हूँ कैसे कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार कि CFC बताइए कितनी है। ठीक है, जैसे ये लीजिए एग्जाम्पल्स। अब आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 1 7। 7 इलेक्ट्रॉन में से आपको पूछा है कि CFC क्या होगी, कैलकुलेट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो 6 जो इलेक्ट्रॉन है उनकी CFC कितनी है, -2/5। ऊपर वाले कितनी है, 3/5। तो ये वैल्यू आपको याद होगी, तभी आप CFC निकाल सकते हो। एक की -2/5 होगी तो 6 की कितनी होगी, 6 इंटू -2/5 प्लस कर देंगे। एक इलेक्ट्रॉन है तो 1 इंटू 3/5 लिख देंगे, और इनका हम सोल्यूशन कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है 5 ऑर्बिटल है, इससे याद रह जाएगा 5। ठीक है, टोटल कितने थे, 5। जैसे हम मार्क्स निकालते हैं, टोटल होते हैं 100, 100 नीचे लिखते हैं। आई कितने, 80, तो 80 डिवाइड बाई 100 कर देते हैं ना, ठीक वैसे ही करना है। बट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, 2 है तो वहाँ 3 लिखना है, 3 है तो क्या लिखना है, 2 लिखना है। ठीक है, क्लियर हुआ ये? तो इस तरह से हम CFC निकाल सकते हैं। अब आप इलेक्ट्रॉन फिलअप कैसे करोगे ना, जैसे मान लीजिए लिगेंड्स आपको पहचान होनी चाहिए। सबसे पहले D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मान लीजिए मैंने एक ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिया है जिसके सेंटर मेटल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं, तो D के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, ये मैं ज्यूम कर लेता हूँ। और जो आपका लिगेंड्स कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में हम क्या करते थे, पेयरिंग करते थे। वीक फील्ड लिगेंड्स में क्या करते थे, हम पेयरिंग नहीं करते थे ना। तो 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अच्छा, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हम क्या बनाएंगे, ऑक्टाहेड्रल वाला बनाएंगे। और ऑक्टाहेड्रल वाले में कैसे बनेगा, जो DX² - Y² और DZ² वो ऊपर चले जाएंगे, DXY DYZ और DZX कहाँ रहेंगे, नीचे रहेंगे। 7 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने, कैसे करेंगे, 1 2 3। अब ऊपर नहीं जाना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से हम पहले क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। तो 4 5 6 और 7 इस तरह से हमें फिलअप करना है। आई बात समझे? अगर यही वीक फील्ड लिगेंड्स होता, मान लो SFL की जगह पर मैं कहता वीक फील्ड लिगेंड्स होता, तो 7 इलेक्ट्रॉन कैसे लिखते, 1 2 3। पेयरिंग नहीं करेंगे हम,
4, 5, 6 और 7, इस तरह से करना। ठीक है, आई बात समझे? तो अगर वीक फील्ड लिगेंड्स हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, तो पहले पेयरिंग नहीं करेंगे, सबको एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, चाहे वो नीचे वाले हो चाहे ऊपर वाले हो। ठीक है, अच्छा, दो ऊपर का बना, तीन नीचे का बनाना, ये समझ में आ गया ऑक्टाहेड्रल के लिए। और ये मैंने एज्यूम किया है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ऑक्टाहेड्रल केस के लिए मैंने बनाया है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होगा तो पहले नीचे वाले को पूरा फिलअप करेंगे, पेयरिंग करेंगे, उसके बाद ही ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, बाकी आपको पता है ये रूल कैसे लगाना है, एक एक इलेक्ट्रॉन पहले सबको देना है, फिर ही पेयरिंग करनी है। तो ये डी के 7 इलेक्ट्रॉन हम किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, ये देखिए। 7 जिनमें से 6 नीचे आ गए, जैसे मैंने अभी बताया, एक आ गया ऊपर आ गया। ऊपर वाला कौन सा है, ई है, नीचे वाला कौन सा है, T2G है। और अगर टेट्राहेड्रल के अंदर करना होता है T2G ऊपर चला जाता है और ई नीचे आता है। अब वीक फील्ड के लिए देख लीजिए। अब वीक फील्ड अगर लिगेंड्स प्रेजेंट है तो कैसे फिलअप करेंगे, तो मैंने बताया 1, 2, 3 पेयरिंग नहीं करनी, 4, 5, 6 और 7, इस तरह से आपको फिलअप करना। ठीक है, देख लीजिए नेक्स्ट में, इस तरह से आपको करना, ये टेट्रा ऑक्टाहेड्रल के लिए। ठीक है, कर लेंगे इस तरह से, तो आप प्रैक्टिस करना। कौन कौन से फैक्टर पे आपकी CFC डिपेंड करती है। एज वी गो डाउन द ग्रुप CFSC यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज इंक्रीज। एक तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जैसे 3D थर्ड पीरियड का अगर आपके पास सेंटर मेटल एटम है और एक कंपाउंड के अंदर 4 पीरियड वाला एलिमेंट है और एक के अंदर 5th पीरियड के अंदर बिलोंग करने वाले हैं 5D वाले, तो 4D वाले की और 5D वाले की जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाओगे आपके पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। क्यों होती जाएगी, क्योंकि ये बेटर बॉन्डिंग बना पाएगा, क्योंकि 4D और 5D के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बेटर बॉन्डिंग बना पाते हैं, इसके कारण क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है, उनकी ज़्यादा होती है। बाकी रीजन आपसे नहीं पूछेगा, आपको सिंपल ध्यान रखना है किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। ऑक्टाहेड्रल में अप्रोच कर रहा था तो इसलिए ऑक्टाहेड्रल वालों की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा, क्योंकि रिपल्सन बहुत ज़्यादा होगी। और इनकी जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है टेट्राहेड्रल की, वो क्या होती है, कम होती है। तो ऑक्टाहेड्रल की ज़्यादा होती है और टेट्राहेड्रल की क्या होती है, कम होती है। ऑक्सीडेशन नंबर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंटर मेटल एटम। मान लीजिए दो कंपाउंड दे रखा है ना, इसमें पहले केस के अंदर Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2, दूसरे के अंदर कितनी है, +3। तो जो +2 और +3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि आपके पास जब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो वहाँ पे लिगेंड्स को जो अप्रोच करने की जो पावर है वो भी ज़्यादा होगी, यानी अट्रैक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो सेंटर मेटल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर के जो लोन पेयर है उनके बीच में रिपल्सन ज़्यादा होगी। रिपल्सन ज़्यादा होगी तो उनकी एनर्जी ज़्यादा बढ़ेगी, और एनर्जी अगर ज़्यादा बढ़ेगी तो उसका मतलब जो उनके बीच में जो गैप है वो ज़्यादा आएगा, और वो गैप, एनर्जी गैप को हम क्या बोलते थे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इसी प्रकार स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगी, और वीक फील्ड लिगेंड्स है तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगी। जैसे नीचे दो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखा है NiCO4 NiCl4। Cl वीक फील्ड लिगेंड्स है और जो CO स्ट्रॉन्ग फील्ड, CO सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है। तो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के अंदर CFC क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ये आपका एक समराइज था। एज वी गो डाउन द ग्रुप क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इंक्रीज। जैसे मान लीजिए एक के अंदर प्लेटिनम कोऑर्डिनेशन प्लेटिनम सेंटर मेटल एटम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, और एक के अंदर मान लीजिए मैग्नीज है, तो प्लेटिनम वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि मैग्नीज वाला 3D के अंदर इलेक्ट्रॉन आता है, तो इसलिए आपके पास उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंटर मेटल एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगी, और वीक फील्ड लिगेंड्स है तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगी, क्योंकि जहाँ रिपल्सन ज़्यादा होगी, एक बात ये आप क्लियर कर लीजिए अपने माइंड के अंदर कि जहाँ रिपल्सन ज़्यादा होगी वहाँ पे CFC ज़्यादा होगी, क्योंकि रिपल्सन ज़्यादा होगी एनर्जी ज़्यादा होगी। जब वो दो पार्ट में टूटेगा तो उनके बीच में गैप जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स कौन सा होता है, जो इजिली इलेक्ट्रॉन जो पेयर होता है वो डोनेट कर देता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा, तो वहाँ जो सेंटर मेटल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और जो डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर बाय द लिगेंड्स उनके बीच में रिपल्सन बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी भी की ज़्यादा होगी। और वीक फील्ड लिगेंड्स के अंदर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ऑक्टाहेड्रल
कंपाउंड के अंदर CFC ज़्यादा होगा और टेट्राहेड्रल के अंदर क्या होगा, कम होगा। बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्रैक्टिस आपको बेटर बनाएगी, तो आपको ये ध्यान रखना है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की जाए उतनी ही कम है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।